जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी। विशेषतः फोकस है पीपीसीएस पर। और उसी सीरीज में कुछ व्यक्तिगत कारणों से डिले हो गया। आपको करंट अफेयर्स का मैटर नहीं मिल पाया, लेकिन अब कंटिन्यू मिलेगा। और लगभग 10 से 12 दिन, या मानकर चलिए कि मैक्सिमम 10 दिसंबर तक आपका करंट जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। जून के फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट किए थे, और ये आपको अक्टूबर नवंबर तक का पूरा करंट आपको मिल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जून सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स का। जून सेकेंड वीक 2024। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज ये है, यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये देखिए, भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यूपी में कितने हैं। और तीसरी बात, इसमें लेटेस्ट कौन ऐड हुआ है और कौन सब्ट्रैक्ट हुआ है, कौन जुड़ा है। क्योंकि ये हम बैक डेट में पढ़ रहे हैं, जून तो निकल निकल चुका है। तो अभी तक भारत में टोटल हैं 56। जो 56वां है वो है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। ये छत्तीसगढ़ का है, जो भी लेटेस्ट है। ठीक, टोटल भारत में कितने हैं, 56। अब ये जो 5वां टाइगर रिजर्व यूपी में जुड़ा, उसके पहले यूपी में 4 रहे होंगे। तो 4 कौन कौन से हैं। एक तो है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है अमनगढ़ बिजनौर के पास, ये आपको यूपी के मैप में पढ़ाए हैं। और चौथा रानीपुर। ये जो रानीपुर है चित्रकूट के पास है, और ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व था, 54th। ये ध्यान में रखिएगा। तो 56वां ये हो गया, 55वां ये है जो 5वां टाइगर रिजर्व है। 5वां कौन सा है, इसको बोलते हैं सुहेलवा टाइगर रिजर्व। कहाँ है ये लोकेशन। इन दोनों की लोकेशन आपको पता है, लखीमपुर खीरी दुधवा की, पीलीभीत पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही है। अमनगढ़ बिजनौर के पास, रानीपुर चित्रकूट के पास। सुहेलवा टाइगर रिजर्व पड़ता है बहराइच श्रावस्ती के पास। तो सुहेलवा टाइगर रिजर्व यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व है, पहला तो ये। दूसरा, इंडिया का कौन सा है, 55वां। सबसे लेटेस्ट जो अभी नवंबर में ऐड हुआ है वो क्या है, 56। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा है, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में। तो ये एक न्यूज़ थी, एक ही न्यूज़ से सारा कवर हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। अग्निवीर योजना न्यूज में थी। अग्निवीर योजना में 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मिनिमम एज थी 17.5 वर्ष से 21 वर्ष इसमें सेलेक्ट होने की। विरोध इसका ये हो रहा है कि एक तो मिनिमम एज, दूसरा कार्यकाल 4 वर्ष के लिए था, और तीसरा सेवा के बाद
केवल 25% अग्निवीर सैनिकों को सेना में लिया जाता था, बाकी 75% क्या हो जाते थे, एग्जिट कर लिए जाते थे, बाहर निकाल दिए जाते थे। इन्हीं मुद्दों को लेकर के क्या हुआ, एक समिति बनी जो कि इस योजना को खत्म करने की बात नहीं कर रही है। आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, इस योजना को खत्म करने की बात नहीं की जा रही है, इसमें सुधार की बात की जा रही है। तो क्या क्या सुधार हो सकते हैं, बस इन्हीं 3 बिंदुओं पर काम करेंगे। पहला पहला सुधार इसमें यह किया जा रहा है, समिति जो सुझाव दे रही है वो क्या दे रही है कि टेक्निकल फील्ड में जब टेक्निकल रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट की बात हो, तो टेक्निकल केस में एज को बढ़ा करके कितने वर्ष तक ले जाएंगे, 23 वर्ष तक। मतलब 23 वर्ष तक आयु वाले लोगों को एलिजिबल किया जाएगा अग्निवीर योजना के लिए, लेकिन कब, टेक्निकल, फिजिकल वाले में नहीं। ठीक है। दूसरा, इसका कार्यकाल बढ़ा करके 7 से 8 वर्ष किया जाने की बात की जा रही है। और तीसरा, इनके जो एब्जॉर्प्शन है सेना में वो रिवर्स कर दिया जाए। मतलब सेना में 75% अग्निवीरों को ले लिया जाए, जो बाकी 25% बचे हैं उनका एग्जिट एक प्रॉपर एजेंसी के थ्रू हो, ताकि उनका मनोबल बना रहे, ऐसा ना हो कि बेकार हो गए। ठीक है। तो एक एग्जिट प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि प्रशिक्षण के दौरान जो अनुग्रह राशि दी जाती है, अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो बोलते हैं एक्स ग्राटिया। इसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है कि इसको बढ़ा करके दिया जाए। ठीक। थर्ड न्यूज ये थी कि डिजिटल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, इसका ये मतलब है, सिंपल सा ये मतलब है, अभी तक आपने देखा होगा अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां आ गई हैं, जैसे मैक्स लाइफ आ गई है, बजाज आ गई है, टाटा आ गई है। तो क्या हुआ कि अगर आप टाटा के हैं तो उससे एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल होंगे या जहाँ भी हॉस्पिटल में उसको मान्यता दी जा रही होगी, तो क्या होता है कि प्रोसेस करने में, इंश्योरेंस क्लेम करने में टाइम लगता है। अब क्या है कि एक इन सारी एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक आईडी बन जाएगी, मतलब एक कार्ड बन जाएगा, लाइक आधार कार्ड। अब उसको आपके ऊपर है कि आप कौन सा इंश्योरेंस में उसको स्विच करते हैं। कहने का ये मतलब है कि सारी इंश्योरेंस, हेल्थ जो इंश्योरेंस एजेंसियां एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, और सुविधा के अनुसार जिस भी हॉस्पिटल में जिसकी सुविधा होगी वो उस कार्ड को क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। ठीक। तो ये थोड़ा हेल्थ, ये जनरल न्यूज़ थी ताकि आपके मेंस के लिखने में आसानी हो। ठीक है। किसके किसके द्वारा है ये, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक। IRDA, इरडा। और दूसरा हेल्थ मिनिस्ट्री, इनकी ये पहल है। ठीक। में एक चीज और लिख लीजिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, आयुष्मान कार्ड इसके तहत बनता है, और प्रत्येक परिवार को साल में, परिवार में ध्यान रखिएगा कि कोई बाउंडेशन नहीं है कितने मेंबर होने चाहिए। अगर एक परिवार में 2 मेंबर हैं तब भी उसका बनेगा, 10 मेंबर हैं तब भी बनेगा। प्रत्येक परिवार को, मेंबर को नहीं, 5 लाख का जो है एक साल में ट्रीटमेंट इससे मिलेगा। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, पहली बात तो इसकी लोकेशन ध्यान रखिएगा,
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ या झारखंड, शायद छत्तीसगढ़ ही है जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक बार सर्च कर लीजिए। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पर रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब है? फिजिकल टच नहीं, दूर से ही ऑब्जर्व करना। रिमोट सेंसिंग एंड ड्रोन मैपिंग के द्वारा क्या किया जा रहा है? बाघों की गणना की जा रही है। तो इस वजह से ये न्यूज में है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन केवल मैनुअल नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी का क्या है? सकारात्मक पहलू है, ये ध्यान में रखिएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जनवरी 2023 में शुरू हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या मतलब है? कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए किस एनर्जी की रिकमेंडेशन की जा रही है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर कोयला से है तो उसको ब्राउन। ये आपको जो डिटेल में आपको हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताए थे, तो उसमें अलग अलग हाइड्रोजन का कैटेगराइजेशन बताए थे, तो ये जरा थोड़ा ध्यान में रखिए। चलिए, ब्रिक्स, ब्रिक्स न्यूज में इस वजह से है क्योंकि इसके विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? रूस में। अब स्वाभाविक सी बात है कि रूस में इस समय यूक्रेन युद्ध के कारण पहली बात तो इसको G7 से हटा दिया गया। G8 पहले था, जब रूस को हटा दिए तो G7 बन गया। क्यों हटाए थे? क्योंकि क्रीमिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, जो कि यूक्रेन का क्षेत्र था। अब क्या हुआ कि रूस में ये विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है और रूस इस समय बैकफुट पर है क्योंकि इतने सारे प्रतिबंध उस पर लगे हैं पश्चिमी देशों के द्वारा। साथ में सभी पश्चिमी देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रूस इस समय क्या करेगा? इस सम्मेलन की मेजबानी, इस संगठन की मेजबानी अगर कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कोई आज ये भी दिखाएगा कि दुनिया के वैश्विक नेता हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो क्या मुद्दा यहाँ पर होगा कि डॉलर में व्यापार ना करके स्थानीय मुद्रा में व्यापार किया जाए। तो उससे क्या होगा? भारत पर भी बोझ कम पड़ेगा व्यापारिक घाटे का, और दूसरा भारत के मुद्रा का क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वैलिडिटी बढ़ेगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिक्स संगठन जो ब्रिक है, भारत, वो ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 2009 में बना था ब्रिक्स। इसमें एक और मेंबर आ गया, क्या? साउथ अफ्रीका, 2010 में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2023 में, दिसंबर 2023, ये ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023, इसमें 4 मेंबर और जुड़े जो कि आपके काम। कौन कौन से? एक तो है इजिप्ट, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और यूएई। ये 4 मेंबर ऐड हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने क्या कर दिया? वीटो लगा दिया। भारत ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान को शामिल नहीं करेंगे। और इस संगठन की खास बात यह है कि यहाँ पर सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, बहुमत से नहीं। सहमति और बहुमति में अंतर है। बहुमत में क्या है कि अगर 5 लोग हैं, 3 लोग एक सुर में बोल दिए तो वो मेंबर बन जाएगा। लेकिन सहमति का क्या मतलब है? कि सभी की सहमति जरूरी है। अगर उसमें से कोई भी एक असहमत है तो वो क्या कर सकता है? डिसीजन वहाँ पर नहीं लिया जाए। यही इस संगठन का क्या है? बेनिफिट। दूसरी बात, इससे संबंधित, क्योंकि जब ये एशियाई देशों ने बनाया इसको, स्वाभाविक सी बात है कि पश्चिमी देशों ने क्या किया? इसको बदनाम करने की कोशिश की कि ये हमारे विरोध में बना है।
अब हिडन एजेंडा इनका भी है कि विरोध में ही बना है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के। क्यों? क्योंकि वो विकासशील देशों को, एशियाई देशों को क्या है, अपनी शर्तों पर उधार देते थे। अब यहां पर क्या है कि ब्रिक्स में एक बैंक बना, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर, ठीक, विकासशील देशों को ऋण देने के लिए। ठीक है, कब बना ये? 2014 में, ध्यान में रखें। ठीक, चलिए, ये लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके तहत ये घोषणा की गई कि लगभग 3 करोड़ घर और बनेंगे। इन 3 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? एक करोड़ तो बनेंगे शहरी और 2 करोड़ बनेंगे ग्रामीण। तो शहरी और ग्रामीण में जब ये डिवाइड है तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरी है शहरी। अब आपको यहाँ पर जो पूछने की बात है, अभी तक कितने घर बन गए हैं ये आपका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग 4 करोड़ के आसपास घर बन चुके हैं, 4.1 करोड़। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका मंत्रालय कौन है, मिनिस्ट्री कौन है, किसके अंडर में ये दोनों योजनाएं चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो मंत्रालय है वो है ग्राम विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये आपको ध्यान में रखना है। और शहरी का मंत्रालय क्या है? MOHUA, महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक, हाँ, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। अनामिका, अनामिका एक सब लेफ्टिनेंट हैं ये, इंडियन नेवी की, भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट अनामिका। इनके बारे में क्या ध्यान में रखना है आपको कि ये नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। पहला बात तो कोई चीज पहले हो रही है, दूसरी बात कोई लेडीज है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वन लाइनर क्वेश्चन के लिए। G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? इटली में। 2024 ही चल रहा है, जून, मैंने बता दिया, जून सेकंड वीक का हम लोग पढ़ रहे हैं। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पहले G8 था, रसिया को बाद में हटा दिया गया जब रसिया ने 2014 में इस पर कब्जा कर लिया, यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप। ठीक, तो G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ऐसे ध्यान में रखिएगा। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, इधर है अफ्रीका, ये है पूरा एशिया, और इधर है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से 2 मेंबर हैं नॉर्थ अमेरिका से, एक कनाडा, जिनसे भारत का विवाद चल रहा है खालिस्तान के उसमें, पन्नू जी है एक हैं, ठीक है, तो उसमें भारत उनको आतंकवादी बोल रहा है और कनाडा से प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। कनाडा से ये कह रहा है कि आप जो है इन पर कार्रवाई कीजिए, खालिस्तान है, खालिस्तानी समर्थक हैं, भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं कनाडा की धरती से, लेकिन वहाँ की जो सरकार है का समर्थन इनको प्राप्त है, वो
अपोज नहीं कर रही है। ठीक, एक कनाडा हो गया, दूसरा यूएसए हो गया, दो तो हो गए नॉर्थ अमेरिका से। यूरोप से 4 लोग हैं। एक कौन है? यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। कितने हो गए? 4 2 6। एशिया से केवल एक हैं, जापान। एक 7। और इसमें एक और मेंबर है यूरोपीय यूनियन। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 7। भारत इसका मेंबर नहीं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया क्यों न्यूज में है? डिजिटल इंडिया इस वजह से न्यूज में है, ईपीएफओ का आपने नाम सुना होगा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो असंगठित क्षेत्र के लेबर क्लास हैं, वो क्या है? ईपीएफओ एक संस्था है, उनका पेंशन फंड जो है मैनेज करती है। ईएसआई ईपीएफ आपने सुना होगा। अब उसमें क्या है कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके 2 फायदे हैं। पहला, हर साल आप देखते होंगे, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या जो गवर्नमेंट से रिटायर हुए हों, तो उनको एक प्रमाण पत्र साल में एक बार जमा करना पड़ता है कि हाँ हम जीवित हैं, ताकि पेंशन सुचारू रूप से चलती रहे। तो इस डिजिटल इंडिया में क्या है कि आपको वहाँ पर जा करके आपको जीवित रहने का प्रमाण पत्र नहीं देना है। एक ऐप डिजाइन हुआ है, आप घर बैठे उसी ऐप से अपने आप को रेटिना वगैरह जैसे आधार कार्ड में क्या है स्कैन करके वो पता लगा लेते। ठीक वैसे ही तो डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने जीवन, अपने लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दें, बस इसका और कोई मतलब नहीं। भारत डेनमार्क के बीच में, डेनमार्क जब भी आए तो याद रखिएगा जल से संबंधित समझौता हुआ है कि नदी के साफ करने की बात की जाएगी, कहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात की जाएगी। मतलब जो भी होगा डेनमार्क साथ मैक्सिमम जल से संबंधित होता है, जल से या दूध या डेयरी से, क्योंकि डेनमार्क में क्या है, डेयरी सेक्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, जल से संबंधित समझौता। और ख़ास करके बनारस के आसपास एक क्या करेंगे, संयंत्र लगाएंगे ताकि गंगा की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। ठीक, बाल श्रम इस वजह से चर्चा में है क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि एक यूएन का प्रस्ताव है, यूएन कन्वेंशन। एक तो है 132, हाँ सॉरी 138, और दूसरी है यूएन कन्वेंशन 182। ठीक, ये इस वजह से भी हाईलाइट है क्योंकि 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके द्वारा शुरू किया गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 से। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यूएन के जो कन्वेंशन है अभी समय है 138 और 182 किससे रिलेटेड हैं, तो आप याद रखिएगा चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, बाल श्रम से। ठीक, इनमें यही कहा गया है कि बाल श्रम की रोकथाम करनी है। आर्सेनिक और फ्लोराइड भूजल संदूषित, संदूषित का मतलब कंटामिनेट, मतलब मिक्स मिल जाना। ठीक है, भूजल संदूषित प्रदूषक हैं ये, मिल करके पानी को क्या कर सकते हैं, पीने योग्य नहीं रहने देते। और इसकी सबसे बड़ी
फ्लोराइड क्या होता है, जहाँ भी होता है दांत वहाँ पर क्या हो जाते हैं, टूटने से लगते हैं, आर्सेनिक फ्लोराइड। और ये रिसर्च कहती है फ्लोराइड की समस्या वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में, बांग्लादेश तो भारत का पार्ट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बांग्लादेश से जो सटे रीजन है वहाँ पर फ्लोराइड की समस्या है। ठीक है। लगभग 21 राज्यों में ये समस्या है। तो अब अगर टेक्नोलॉजी जैसे डेनमार्क से हमने किया समझौता जल को शुद्धिकरण का, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कि फ्लोराइड के कंटेंट को क्या कर सके, कम कर सके। नॉर्थ ईस्ट साइड में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको आयरन का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। फ्लोराइड का कंटेंट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में या बांग्लादेश से सटे रीजन में मिले। आर्सेनिक की समस्या राजस्थान साइड आपको ज़्यादा मिलेगी, इधर बंगाल बिहार में भी मिलेगी आर्सेनिक, बंगाल और आसाम की साइड भी, असम की साइड भी मिलेगी आर्सेनिक की समस्या, लेकिन राजस्थान की साइड ज़्यादा मिलेगी। वाटर लेवल बहुत गहराई पर है और ये सारे खनिज गहराई में ही पाए जाते हैं। साथ में साथ इनके कंटामिनेट होने का कारण ये भी है कि जो भी फैक्ट्री से जो अनट्रीटेड वाटर निकल रहा है उसको ट्रीट किए बिना ही नदी नालों में बहा दिया जाता है, तो ज़मीन उसको क्या कर लेती है, तो इसकी वजह से भी वो वाटर में कंटामिनेट हो जा रहे हैं, भूजल को क्या कर रहा है, संदूषित। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उपेंद्र द्विवेदी जी ये नए जो है क्या बने, सेना प्रमुख। ठीक। 2025 क्यों फेमस है, क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम टेक्नोलॉजी क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष था 2023। ठीक। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित किया गया। क्यों, क्योंकि हाइजेनबर्ग, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, तो हाइजेनबर्ग की इस समय जयंती है 2025। ये प्रस्ताव किसने दिया था यूएन को कि 2025 को इस तरह मनाया जाए, किसने दिया था, घाना ने। घाना के प्रस्ताव पर यूएन के द्वारा ये घोषित। ठीक है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है ये, एमपी में, एमपी के नीमच जिले में। देख लीजिएगा इसकी लोकेशन। क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर का पुनर्वास योजना की बात की जा रही है। आपने सुना होगा कि कूनो नेशनल पार्क, जो नामीबिया से मोदी जी गए थे और चीते लाए थे, वो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, कई सारे चीतों की डेथ भी हो गई है। तो अब दूसरा शरण स्थल क्या बनेगा, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। चीता पुनर्वास योजना के लिए इसको तैयार किया गया। चीता भारत में 1952 से विलुप्त है, ध्यान रखिएगा। समृद्ध कृषक नीति योजना कहाँ की है ये, उड़ीसा की। कृषक नीति से ही समझ में आ रहा है कि किसानों को मदद दी जाएगी। ठीक। निजुत मोइना क्यों फेमस है ये वर्ड, ये असम में बाल विवाह
पर अंकुश लगाने के लिए ये संकल्प लाया गया, ये योजना लाई गई, ये एक नियम बनाया गया विधानसभा में, तो उसको बोलते हैं क्या, निजुत मोई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, असम से रिलेटेड है ये। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन, फिर भारत, रिपोर्ट यही बताती। नाइट्रस ऑक्साइड में एक खास बात यह भी है, इसका 75% उत्सर्जन कहाँ से होता है, कृषि क्षेत्र से। उद्योगों से 5% ही होता है कृषि क्षेत्र से। उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद आ रहा है ये मोटर वाहन, वाहनों से, फिर उसके बाद उद्योग आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान। वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखिएगा, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। संत थिरुमंगई की कोई मूर्ति वगैरह आई थी, ये अलवार संत थे। साउथ में दो संत होते हैं, एक अलवार और एक नायनार। अलवार वो होते हैं जो विष्णु को पूजते हैं, और नायनार कौन होते हैं, जो शिव को पूजते हैं। ठीक, CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कब बना था ये, 1992। 6 देश इसमें शामिल थे, और इस 6 देश में शामिल में जो नेता था, वो नेता कौन था, वो था रूस। 6 देश में कौन से शामिल हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान। अजरबैजान इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर कोप 29 हो रही है, कोप 29 ही हो रही है, कोप 20। हाँ जी, कोप 29 हो रही है, की राजधानी बाकू में, वजह से भी इम्पोर्टेंट। और बाकी जो 4 देश हैं वो मध्य एशिया के जो 5 हैं ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, उसमें से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके के अतिरिक्त बाकी 4 मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ इस वजह से रहे हैं क्योंकि अभी इनके और इनके बीच में, जब आप इनका मैप देखेंगे
तो ये है आर्मेनिया, यहीं से सटा हुआ है अजरबैजान, और यहाँ पर एक और क्षेत्र है, वो बोलते हैं नागोर्ना काराबाख। ये है अजरबैजान के उस टेरिटरी में, लेकिन यहाँ पर आर्मेनियाई लोग रहते हैं। देखिए कैसे बनाए हैं। इसको बनाकर, इसको देख करके आपको वही याद आ रही होगी जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और बाद में बांग्लादेश बन गया। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर आर्मेनियाई लोग अगर रहेंगे तो आर्मेनिया का यहाँ पर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ असर रहेगा, सपोर्ट रहेगा। और ये एक्सटर्नल सपोर्ट पाकर इनसे क्या कहेंगे, कहेंगे हमें इसको स्वतंत्र देश बना दो या हमें इसमें शामिल होना है। तो ये होने देंगे? नहीं होने देंगे, क्योंकि बीच में इनका ही रीजन पड़ा रहा। तो इनके बीच में जो रास्ता दिया गया इनको, आर्मेनियाई लोगों को आने जाने के लिए, इसको बोलते हैं लाचिन कॉरिडोर, लाचिन कॉरिडोर, लाचिन गलियारा। ठीक। तो लाचिन गलियारा भी वर्ड ध्यान में रखिएगा, ये क्षेत्र भी ध्यान में रखिएगा, इन दोनों के बीच में विवादित है, ये भी ध्यान में। अब स्वाभाविक सी बात है, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि एरिया इनको तो नहीं मिलेगा। इस पर कब्जा आप किसने है, अजरबैजान ने तुर्की की हेल्प से 2023 में इसको पूरी तरीके से कब्जा लिया। अब जब कब्जा लिया तो आर्मेनिया क्या कह रहा है कि आपकी नेतागिरी किस काम की, रूस से कह रहा है। और वो कह रहा कि क्या, कि हम CSTO से अलग हो रहे हैं, इस वजह से संगठन। ठीक। चलिए, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL नाम ध्यान में रखिएगा, ये है अहमदाबाद में। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ वैज्ञानिक थे जिनके नाम पर मंगल ग्रह के आसपास जो क्रेटर हैं या जो वाह्य ग्रह हैं उनका नाम रखा गया। ठीक। वैज्ञानिकों के नाम पर मंगल ग्रह के क्रेटर्स का नाम रखा गया। क्रेटर क्या होते हैं, ज्वालामुखी से उत्पन्न गड्ढे होते हैं। क्रेटर्स का नाम, कुछ नाम याद रखिएगा। एक वैज्ञानिक थे लाल मुल्तन या मुल्तान, और खलसा, ऐसे ऐसे करके नाम। ठीक। और वैसे तो ये पूछा गया है कई बार, तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आपका ये सेकंड वीक का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल हम लोग थर्ड वीक में। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस चीज़ों को रिवाइज करते चलिए, बस सब कुछ आसानी से हो। ठीक है। धन्यवाद।